नमस्कार, मैं शिव सागर सक्सेना एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सक्सेस विद सागर पर। पर्यावरण अध्ययन की कक्षाओं के क्रम में आज हम बात करेंगे हिमालय के दूसरे पार्ट की। चूँकि हिमालय एक बहुत बड़ा टॉपिक है और उसको शॉर्ट में पढ़ने से कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि परीक्षाओं में जो प्रश्न है बहुत ज़्यादा विविधता के साथ आते हैं, घुमा फिरा के आते हैं, चोटियों के ऊंचाई और उनके उत्तर से दक्षिण या पूर्व से पश्चिम क्रम से आते हैं। इसलिए हम उसको छोटे छोटे खंडों में करके पढ़ेंगे, जिससे कि हमारा कोई प्रश्न आसानी से ना छूटे। इससे पहले लेक्चर 7 में आपने देखा कि हिमालय की अवस्थिति के भारत के उत्तर में है, पश्चिम से पूर्व फैला हुआ है, हिमालय से क्या क्या फ़ायदे हैं, और हमने ट्रांस हिमालय की बात करी। ट्रांस हिमालय की हमने चारों श्रेणियाँ कैलाश, कराकोरम, लद्दाख और जास्कर की बात की। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज लेक्चर 8 में हम बात करेंगे वृहद हिमालय की। वृहद हिमालय से काफ़ी संख्या में प्रश्न आते हैं, तो देखिएगा आपके सामने लिखा हुआ है हिमालय भाग 2 लेक्चर 8। इसका टॉपिक है आज का वृहद हिमालय। वृहद हिमालय को महान हिमालय भी कहते हैं, चूँकि सबसे ऊंचा है, ग्रेट हिमालय कहते हैं, सर्वोच्च हिमालय कहते हैं, हिमाद्री हिमालय कहते हैं। हिमाद्री हिमालय कहने का अर्थ ये है, चूँकि ऊंचाई बहुत ज़्यादा है तो पूरे साल बर्फ़ रहती है, इसलिए इसको हिमाद्री हिमालय भी कहते हैं। और इसको आंतरिक हिमालय भी कहते हैं। आंतरिक हिमालय क्यों कहते हैं कि मैंने आपको बताया था कि 3 हिमालय मेन है। पहला वाला वृहद, उसके बाद वाला मध्य, लघु, और नीचे वाला आपका शिवालिक। इस वृहद के उधर वाला जो हिमालय हमने कल पढ़ा था, कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, यानी कि ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय हिमालय का पार्ट नहीं है, क्योंकि इसका निर्माण हिमालय से पहले हो चुका था। तो वृहद हिमालय सबसे अंदर की तरफ पड़ता है, इसलिए आंतरिक हिमालय हो गया। मध्य हिमालय मध्य में रहेगा तो मध्य कहलाएगा, और शिवालिक हिमालय सबसे बाहर में है, तो शिवालिक को हम बाह्य हिमालय भी कहते हैं। इसीलिए आपने देखा कि 3 हिमालयों के क्रम में सबसे अंदर वाला जो हिमालय है वो वृहद हिमालय है, इसलिए इसको आंतरिक हिमालय भी कहते हैं। ठीक है ना। अब ध्यान रखिएगा, वृहद हिमालय इस पूरे हिमालय का, हिमालय की तीनों श्रेणियाँ, इन तीनों श्रेणियों में सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है? वृहद हिमालय। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि हिमालय की कौन सी पर्वत श्रेणी सबसे ऊंची है। ध्यान रखिएगा, कई दफ़ा प्रश्न घुमा के कैसे पूछेगा कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आंसर है एवरेस्ट, चोटी है। दुनिया की सबसे ऊंची कौन सी है? तो अभी एवरेस्ट। लेकिन अगर इसने पूछा कि हिमालय की सर्वोच्च श्रेणी कौन सी है, श्रेणी, और वहाँ प्रश्न में ऑप्शन में आपको देगा एवरेस्ट भी देगा और वृहद हिमालय भी देगा। चूँकि आपने वो श्रेणी ना पढ़ के अपने मन में पहले से कॉन्सेप्ट सेट कर रखा है कि चोटी पूछेगा, तो आपने सीधे एवरेस्ट लगा दिया, और एवरेस्ट लगा दिया तो आपका प्रश्न गलत हो गया। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है, तो आपको लगाना है वृहद हिमालय। तो ध्यान रखिएगा, हिमालय की सर्वोच्च श्रेणी कौन सी है? वृहद हिमालय, क्योंकि इसकी ऊंचाई सबसे ज़्यादा है। विश्व की सबसे ज़्यादा ऊंची चोटियाँ, विश्व की जो दुनिया भर में सबसे ऊंची चोटियाँ हैं, वो उनमें से ज़्यादातर यहीं पाई जाती हैं। एवरेस्ट आप जानते हैं सबसे ऊंची चोटी है ही पूरे विश्व की, लेकिन बाकी अगर देखें इसकी अन्य चोटियाँ भी विश्व में सर्वाधिक ऊंचाइयाँ वाली चोटियाँ हैं, जिसमें कई सारी चोटियाँ आप देखते हैं। एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, मकालू है, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, नंगा पर्वत, नामचा पर्वत, कई सारी चोटियाँ आप देखते हैं। इनकी आज बात करेंगे। तो हिमालय के कई सारे नाम आपने देखे, वृहद हिमालय, महान हिमालय, ग्रेट हिमालय, सर्वोच्च हिमालय, हिमाद्री, चूँकि इस पर वर्ष भर बर्फ रहती है, आंतरिक हिमालय चूँकि अंदर की ओर है। ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, हिमालय की सर्वोच्च श्रेणी यही है और विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ भी यहीं पाई जाती हैं। वृहद हिमालय की जो औसत ऊंचाई है वो 6000 मीटर, किसी किसी बुक में 6100 मीटर भी दिया होता है। दोनों ही आंकड़े ठीक हैं। पेपर में अगर ये पूछेगा तो आपसे ये नहीं होगा कि 6000 मीटर और 6100 मीटर दोनों ऑप्शन दे, या तो ऑप्शन 6000 होगा, 6100 होगा। ज़्यादातर ऑथेंटिक बुक में 6000 मीटर का आंकड़ा दिया है। जो इसकी एवरेज ऊंचाई है सर्वोच्च हिमालय की या ग्रेट हिमालय की, वो कितनी है? 6000 मीटर है। इसके अलावा आप देखेंगे इसकी औसत चौड़ाई जो लिखी हुई है 25 किलोमीटर, यानी कि ये तो हमने बात की ऊंचाई की, इसकी चोटियों की औसत ऊंचाई कितनी है। लेकिन हम बात करें इसकी चौड़ाई की, यानी कि आप इधर से इधर जाएंगे तो कितनी चौड़ाई इसकी होगी। क्योंकि कल मैंने आपसे कहा था कि हिमालय पश्चिम में ज़्यादा चौड़ा है और पूर्व में जाके पतला हो गया है, तो मैंने कहा था आपसे कि पीछे जो चौड़ाई इसकी वो 400 किलोमीटर तक और आगे जाते जाते वो कम हो गई है। लेकिन अगर केवल वृहद हिमालय की अगर हम बात करें तो वृहद हिमालय के अगर इस तरह से वृहद हिमालय है तो इसकी ये जो चौड़ाई है, ये चौड़ाई तो कहीं चौड़ाई कम होगी, कहीं ज़्यादा होगी। क्यों होगी? क्योंकि वृहद हिमालय पीछे की ओर चौड़ा होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था, और आगे जाके वृहद हिमालय पतला होता गया होगा।
इसीलिए कहीं चौड़ाई ज़्यादा होगी, कहीं चौड़ाई कम होगी, तो एवरेज जो चौड़ाई है वो कितनी है, 25 किलोमीटर है। यानी कि आप ऐसे करके पार करेंगे हिमालय को, वृहद हिमालय को। जो हरा वाला आपको दिख रहा है और जो लाल वाला आपको दिख रहा है, ये वाला लाल वाला, ये वृहद हिमालय, ठीक है ना। तो वृहद हिमालय को अगर आप पार करते हैं ऐसे करके, तो वृहद हिमालय की जो औसत चौड़ाई है वो कितनी है, 25 किलोमीटर है। मैंने तीनों हिमालय बना रखे हैं। रेड वाला जो आपको दिख रहा है, ये रेड वाला आपका वृहद हिमालय है, ग्रीन वाला आपका लघु या मध्य हिमालय है, और नीचे ब्लैक वाला आपका शिवालिक हिमालय है। तो हम रेड वाला पढ़ रहे हैं इस समय, वृहद हिमालय या ग्रेट हिमालय या महान हिमालय। संसार की सर्वाधिक ऊंची चोटियां यहीं पाई जाती हैं। औसत ऊंचाई इसकी 6000 मीटर और औसत चौड़ाई इसकी 25 किलोमीटर है, ठीक है। इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो देखिएगा इसका विस्तार जम्मू कश्मीर में आप जब जाएंगे तो जम्मू कश्मीर में एक चोटी पड़ती है नंगा पर्वत। ये जो चोटी है आपकी, इसका नाम है नंगा पर्वत, ठीक है ना। बात करेंगे कितनी ऊंचाई है नंगा पर्वत, या यूँ कहें कि यहाँ पे गार्ज है, गार्ज कहते हैं घाटी से, गार्ज कहते हैं घाटी से, समझ के चलिएगा। इसे घाटी से कहते हैं नदी घाटी। कैसे कहते हैं, मान लीजिए कोई नदी बह रही है, और नदी जब बह रही है और उस समय कोई पर्वत का निर्माण हो रहा है, तो नदी का रास्ता है और पर्वत का निर्माण हो रहा है, यानी कि पर्वत ज़मीन से उठ रहा है। मैंने कल आपको बताया था कि जब दो प्लेटें आपस में टकराएंगी तो क्या होगा, उनके टकराने से बीच का हिस्सा उनका ऊपर उठेगा तो वहाँ पर्वत बन जाएंगे। अब पर्वत की प्रक्रिया ऐसा तो है नहीं कि 2 दिन में पूरी हो जाए या 2 साल में पूरी आए, लाखों सालों में बनते हैं। अब मान लीजिए जिस एरिया में पर्वत का निर्माण हो रहा है वहाँ 2 प्लेटें टकरा रही हैं। जैसे मैंने बताया था आपको, भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से हिमालय का निर्माण हुआ। इसकी चर्चा विस्तार से करेंगे हम कोर ज्योग्राफी में, चूँकि EVS सीटेट के अकॉर्डिंग और छोटी मोटी परीक्षाओं के अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं, इसलिए हम सिर्फ छोटी सी बात कर रहे हैं कि हिमालय का निर्माण भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट टकराने से हुआ है, और टकराने से वलन का निर्माण हुआ, तो बीच में से पर्वत ऊपर उठने लगे मोड़ की वजह से। अब मान लीजिए वहाँ कोई नदी पहले से निकल रही थी, और वो नदी पहले से निकल रही है। मान लीजिए मैं यहाँ आपको बना के दिखाता हूँ कि इस जगह में दिखाता हूँ आपको, यहाँ मान लीजिए कि कोई नदी निकल रही है इस तरह से पहले से, और यहाँ इस एरिया में कुछ ज़मीन में हलचल हुई, और यहाँ से कोई ज़मीन ऊपर उठना शुरू हो रही है धीरे धीरे, क्योंकि पर्वत एक दिन में नहीं बनेगा, धीरे धीरे ज़मीन जब उठेगी, लेकिन बार बार वो ज़मीन ऊपर उठती है, और लेकिन नदी उसको बार बार काटती रहती है। तो नदी के मार्ग में आने वाला जितना भी पर्वत है वो तो कट जाएगा, बाकी दोनों साइड से पर्वत उठ जाएगा। कि नदी तो जहाँ थी वहीं बह रही है, पर्वत पूरा उठ रहा था, लेकिन पर्वत बीच में कटा हुआ उठा है, क्योंकि बीच में नदी ने क्या कर रखा है, उसको काट रखा है। लेकिन पर्वत दोनों तरफ से तो है, लेकिन बीच में जहाँ से नदी निकल रही थी, नदी ने उसको इस एरिया से नहीं उठने दिया, तो वहाँ क्या बन गया, वहाँ एक वो घाटी बन जाएगी। तो उसे क्या कहते हैं, हम नदी घाटी कहते हैं। इंग्लिश में उसे हम गार्ज कहते हैं, गार्ज या नदी घाटी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये जो ब्लू कलर से आप देख रहे हैं, ये सिंधु नदी है। ये सिंधु नदी जो मैंने लिख रखी है, सिंधु नदी है, ये तिब्बत में से निकलती है, कैलाश मानसरोवर वाले एरिया से निकलती है। नदियों वाले चैप्टर में बात करेंगे। ये नदी इंडिया में आती है और इस तरह से ऊपर जाते हुए, और ये वापस यहाँ से कट करते हुए, और यहाँ जो कट करती है यानी कि इस एरिया में जो वृहद हिमालय को काटती है, यानी कि यहाँ से निकलेगी, और यहाँ से निकलने के बाद ऊपर से होकर फिर ये पाकिस्तान में चली आती है। आपको पता है सिंधु नदी पाकिस्तान में आती है, और यहाँ आके अरब सागर में, इस साइड अरब सागर बताया था मैंने आपको। तो सिंधु नदी यहाँ से निकली, इंडिया में हुई, और इंडिया में होने के बाद पाकिस्तान में होकर अरब सागर में आती है। तो सिंधु नदी ने यहाँ पर वृहद हिमालय को काटा हुआ है, क्योंकि वृहद हिमालय जब बना होगा तो उससे पहले सिंधु नदी बह रही थी। और सिंधु नदी ने क्या किया कि सिंधु नदी ने अपने मार्ग में पड़ने वाले हिमालय को काट दिया, और बाकी जगह तो हिमालय उठ गया, लेकिन जहाँ नदी थी वहाँ हिमालय नहीं उठा। तो अब जब हिमालय ऊंचा हो गया है तो नदी वाले एरिया में घाटी बन जाएगी, क्योंकि वहाँ से हिमालय उठने ही नहीं दिया, तो घाटी बन जाएगी। तो क्या कहेंगे, उसको नदी घाटी कहेंगे। इसी तरह से एक नदी घाटी आप देखेंगे इस एरिया में है, ये अरुणाचल प्रदेश में इस एरिया में एक नदी घाटी है, क्योंकि एक नदी आती है तिब्बत के एरिया से, ब्रह्मपुत्र। जैसे यहाँ से आपकी सिंधु गई ऊपर, सिंधु ने यहाँ पे कट किया, ऐसे यहाँ से एक नदी आती है ब्रह्मपुत्र, जैसे अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहते हैं। जैसे यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं आपको, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी के कई सारे नाम हैं, चर्चा करेंगे। जैसे उसको तिब्बत में हम दिहांग कहते हैं, तिब्बत में हम उसको सांगपो कहते हैं, सांगपो। तिब्बत में उसको कहते हैं सांगपो, सांगपो। अरुणाचल प्रदेश में आती है तो उसको हम दिहांग कह देते हैं, ठीक है ना। फिर असम में आती है तो उसको हम ब्रह्मपुत्र कह देते हैं, और जब पश्चिम बंगाल में चली जाती है तो हम उसको जमुना कह देते हैं। कई सारे उसके नाम हैं, ये चारों नाम एक ही नदी के हैं, ब्रह्मपुत्र के। तो ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से जब आती है तो पहले वो बहती है
तिब्बत से इधर यानी कि पश्चिम से पूरब की ओर, लेकिन बाद में वो आगे बहने के बाद यहाँ से कट मारती है, इंडिया में एंट्री करती है। तो यहाँ जब कट मारती है तो वो भी एक घाटी बनाती है। जैसे सिंधु ने बृहद हिमालय को काट काट के एक घाटी बनाई, तो यहाँ भी वो एक घाटी बनाती है। तो उस घाटी को कहते हैं हम दिहांग गार्ज या ब्रह्मपुत्र गार्ज भी कह सकते हैं। गार्ज मतलब घाटी, जैसे यहाँ सिंधु गार्ज ऐसे ही वहाँ दिहांग गार्ज, दिहांग, ठीक है ना, या उसे ब्रह्मपुत्र गार्ज कह सकते हैं। तो बृहद हिमालय का जो विस्तार है वो इस सिंधु गार्ज से लेके यहाँ आप देख रहे होंगे, यहाँ आपके दिहांग गार्ज के तक फैला हुआ है, ठीक है ना। या हम यूँ कह सकते हैं कि नंगा पर्वत चोटी भी यहीं पे है, और नंगा पर्वत चोटी पीओके में है। नंगा पर्वत चोटी कहाँ है? पीओके, मतलब हमारे कश्मीर का वो हिस्सा जो पाकिस्तान के कब्जे में है, उस पीओके में स्थित नंगा पर्वत चोटी से लेके यहाँ एक चोटी पड़ेगी आपको तिब्बत की सीमा पे, तिब्बत में, जिसका नाम है नामचा बरवा। तो हम अगर आपसे पूछा जाए बृहद हिमालय का विस्तार, तो आप कहेंगे नंगा पर्वत चोटी से लेके नामचा बरवा चोटी तक, या हम कहेंगे सिंधु गार्ज से लेके दिहांग गार्ज तक फैला हुआ है। सिंधु गार्ज कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। और दिहांग गार्ज कहाँ है? आपकी अरुणाचल प्रदेश में। नंगा पर्वत चोटी कहाँ है? पीओके अर्थात भारत में ही है। और नामचा बरवा तिब्बत में है, अरुणाचल प्रदेश के थोड़ा सा ऊपर इस एरिया में है। तो नामचा बरवा से लेके नंगा पर्वत के बीच, या सिंधु गार्ज से लेके कौन सा आपका यहाँ पे दिहांग गार्ज के बीच बृहद हिमालय का विस्तार है, ठीक है ना। तो विस्तार कहाँ से हो गया? सिंधु गार्ज या नंगा पर्वत से नामचा बरवा या दिहांग गार्ज तक, ठीक है ना। विश्व की सर्वाधिक ऊंची श्रेणी है, हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटियाँ भी यहीं पाई जाती हैं। नाम आपके सामने कई मैंने बता दिए। अब देखिएगा, मैंने कल आपको बताया था कि जब आपका ट्रांस हिमालय ख़त्म हो रहा था, तो ट्रांस हिमालय ख़त्म होने के बाद थोड़ा सा एरिया खाली बचेगा, और एरिया खाली बचने के बाद ये आपका बृहद हिमालय शुरू होगा। जैसे आप यहाँ समझिएगा, इस तरह से मैं आपको कल बता रहा था कि यहाँ आपकी देख रहे थे इस एरिया में तो कैलाश श्रेणी थी ट्रांस हिमालय की, यहाँ आपकी कराकोरम, यहाँ लद्दाख, यहाँ जास्कर, ये कराकोरम थी, ये लद्दाख, ये जास्कर। उसके बाद थोड़ा सा एरिया गैप बच रहा था, उसके बाद बृहद हिमालय शुरू हो रहा था। आप समझ रहे होंगे बिल्कुल इस बात को कि ट्रांस हिमालय की चारों श्रेणियाँ, कैलाश तो इंडिया से बाहर है, इंडिया में है नहीं, ये कराकोरम, ये लद्दाख, ये जास्कर, इसके बाद जो ये एरिया खाली बच रहा था, उसके बाद बृहद हिमालय शुरू हो रहा था। तो जो खाली एरिया था किसके बीच? ट्रांस हिमालय के बीच और बृहद हिमालय के बीच, उसका नाम हमने कल कह दिया था इंडो सांगपो सचर जोन, ITSZ, यानी कि बृहद हिमालय ट्रांस हिमालय से इंडो सांगपो सचर जोन द्वारा अलग होता है। अब बृहद हिमालय के बाद ये बृहद हिमालय रेड वाला है, इसके बाद आपका देख रहे हैं ये लघु हिमालय है, तो इसके बीच में भी खाली एरिया होगा नहीं होगा? उसका कोई ना कोई नाम होगा। तो अगर आपसे पूछता है बृहद हिमालय ट्रांस हिमालय से किसके द्वारा अलग है, तो ITSZ अर्थात इंडो सांगपो सचर जोन। सांगपो मैंने बताया था साइलेंट होता है उसमें S, और T साइलेंट होता है, इसलिए सांगपो T से लिखेंगे हम। तो बृहद हिमालय ट्रांस हिमालय से इंडो सांगपो सचर जोन के द्वारा अलग होता है, कल हमने समझा। तो अब बृहद हिमालय लघु हिमालय से MCT मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा अलग होता है। आपके सामने लिखा है कि लघु हिमालय और बृहद हिमालय के बीच का जो खाली स्पेस है उसका नाम क्या है? मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ठीक है ना। तो दोनों चीज़ आपको समझ में आई। अब देखिएगा, बृहद हिमालय चोटी ऐसे होंगी, इधर आप जाएंगे इस तरह से तो चोटी ऐसे होंगी, उसका एक ढाल होगा उधर चीन की तरफ और एक ढाल होगा इंडिया की तरफ। यानी कि बृहद हिमालय की जो चोटियाँ ऐसे करके हैं उनका एक ढाल तो हो गया चीन की तरफ, उसे कहेंगे उत्तरी ढाल, क्योंकि उधर उत्तर है। मैंने बताया था कल आपको, यहाँ नॉर्थ, इधर साउथ। तो जो चोटी यहाँ होंगी, आप जब जाएंगे ऐसे करके जाएंगे आप अपना, आप इस जैसे जम्मू कश्मीर पहुँचेंगे तो आपको चोटी दिखाई देंगी, तो आपकी तरफ से चोटी की ढाल होगी, आप चोटी की पीक पे पहुँचेंगे और उधर आप चाइना की तरफ उतर जाएंगे। यानी कि चोटी की ढाल ऐसे होगी और उधर निकल जाएगी। तो चोटियों की जो ढाल इधर है वो दक्षिणी ढाल हो गई, और चोटियों की उधर जो ढाल है वो उत्तरी ढाल हो गई। तो बृहद हिमालय की जो दक्षिणी ढाल है वो ज़्यादा खड़ी है, वो ज़्यादा तीव्र है। यानी कि बृहद हिमालय पूरा आप ऐसे देख रहे हैं, इसकी जगह जगह चोटियाँ मिलेंगी, उन चोटियों का, उन पूरे बृहद हिमालय का ढाल अपनी तरफ ज़्यादा है, उधर की तरफ ढाल कम है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि चूँकि इसका निर्माण यूरेशियन और भारतीय प्लेट टकराने से हुआ है। मैंने बताया था एक प्लेट अपनी इधर और एक प्लेट उधर वाली, ये जब टकरा रही हैं तो जो इंडियन प्लेट है उसका प्रेशर ज़्यादा है, जो इंडियन प्लेट है उसका प्रेशर उस वाली प्लेट पे ज़्यादा है। तो इधर से जब दबाव ज़्यादा है तो इधर का ढाल कैसा हो जाएगा? खड़ा हो जाएगा। दो चीज़ आप टकराइए, दोनों का
फोर्स बराबर है तो ढाल बराबर होगा दोनों तरफ से, लेकिन अगर एक का फोर्स ज़्यादा है तो इधर ढाल कैसा हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा। तो चूंकि इंडियन प्लेट का यूरेशियन प्लेट पे दबाव ज़्यादा है तो वृहद हिमालय का दक्षिणी ढाल ज़्यादा तीव्र है एज कंपेयर टू उत्तरी ढाल। ठीक है ना। तो लिखा हुआ है कि दक्षिण की ओर ढाल तीव्र है यानी कि इधर की ओर, और उत्तर की ओर ढाल कैसा है, मंद है। ध्यान रखिएगा, वृहद हिमालय के मध्यवर्ती भाग से कई सारी नदियाँ निकलती हैं। वृहद हिमालय के मध्यवर्ती भाग से कई सारी गंगा, यमुना, उनकी सहायक नदियाँ निकलती हैं। तो हम ये नदियों वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। चूँकि वृहद हिमालय पे बहुत सारे ग्लेशियर पाए जाते हैं, यमुनोत्री, गंगोत्री, मिलाम, जेमू, चोराबारी, बहुत सारे ग्लेशियर कल मैंने आपको बताया था कि बर्फ़ की बहुत बड़ी नदी या बर्फ़ की बहुत बड़ी गतिशील राशि को हम ग्लेशियर कहते हैं, और ग्लेशियर से ही नदियाँ निकलती हैं। तो वृहद हिमालय पे बहुत सारे ग्लेशियर पाए जाते हैं। मैंने कल आपको बताया था स्टूडेंट ऑक्सफोर्ड एटलस के बारे में। आपके पास ये बुक होना बहुत अनिवार्य है। अगर ये बुक आपके पास नहीं है तो आप मान के चलिए कि आपको बहुत सारी चीज़ें ढूंढने में मुश्किलें होंगी। ये बुक आप ज़रूर परचेज़ करिएगा, क्योंकि आगे हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे, कोर इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे, तो इसके बिना पॉसिबल ही नहीं है कि आप उतनी गहराई से पढ़ सकें। तो ध्यान रखिएगा कि इसके मध्य भाग से बहुत सारी नदियों का उद्गम होता है, जिन नदियों में गंगा, यमुना और उनकी सहायक नदियाँ प्रमुख हैं। इसके अलावा यहाँ बहुत सारे ग्लेशियर हैं। मिलाम ग्लेशियर है, चोराबारी है, सतोपंथ है, गंगोत्री है, यमुनोत्री है, कई सारे ग्लेशियरों से नदियों का उद्गम होता है। ग्लेशियर की चर्चा बाद में करेंगे, हिमालय के जस्ट बाद, हिमालय के ग्लेशियर और हिमालय के दर्रे में। तो आगे देखेंगे, हिमालय को कुछ नदियाँ काट कर बहती हैं। जैसे मैंने आपको बताया सिंधु नदी काट के बह रही है, या ब्रह्मपुत्र नदी काट के बह रही है। सिंधु नदी काट के बह रही है, सिंधु गार्ज बनाया। ब्रह्मपुत्र नदी काट के बह रही है, ब्रह्मपुत्र या दिहांग गार्ज बनाया। इस तरह से एक नदी और आती है, आप देखेंगे कैलाश एरिया से नदी आती है, सतलज नदी यहाँ से एंट्री करती है, यहाँ से एंट्री करती है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है ना। एक दर्रा है शिवकीला, उसके निकट से प्रवेश करती है, पढ़ेंगे नदियों वाले चैप्टर में। तो सतलज नदी भी क्या कर रही है, वृहद हिमालय को काट रही है। तो ध्यान रखिएगा, जो नदियाँ हिमालय को काट रही हैं, देखिए नदियाँ दो तरह की हो गई हिमालय के संदर्भ में। पहली वो नदियाँ जो हिमालय से निकली हैं, और दूसरी वो नदियाँ जो हिमालय के बनने से पहले थी, हिमालय के बनने से पहले थी। और जब हिमालय बनना शुरू हुआ, अर्थात ज़मीन में प्रेशर की वजह से, मोड़ की वजह से पर्वत उठना शुरू हुए, तो वो नदियाँ हिमालय को काट काट के बहती रहीं। यानी कि उन्होंने अपना रास्ता नहीं बदला और काट काट के बहती रहीं। तो जिस जगह उन्होंने काटा वहाँ पहाड़ों में क्या बना दिया, घाटियाँ बना दी। तो ऐसी नदियाँ जो हिमालय से पहले से बह रही थी, उन्होंने हिमालय को काट काट के घाटी बना ली और आज भी बह रही हैं। उन नदियों को हम कहते हैं पूर्ववर्ती नदियाँ कहते हैं, पूर्ववर्ती नदियाँ। ध्यान रखिएगा, कई बार ये प्रश्न आया है कि पूर्ववर्ती नदियाँ किसे कहते हैं। इसकी चर्चा हम बहुत विस्तार से करेंगे इंडियन ज्योग्राफी में। पूर्ववर्ती नदियाँ, क्रमवर्ती नदियाँ, अनुवर्ती नदियाँ, परिवर्ती नदियाँ, तो इसकी बात कोर ज्योग्राफी में होगी। लेकिन आप अभी समझ लीजिएगा कि जो नदियाँ हिमालय से पहले से बह रही थीं और आज भी बह रही हैं, और हिमालय के बनने के दौरान उन्होंने हिमालय को काट काट के गड्ढे कर लिया, यानी कि अपनी घाटी बना ली, तो वो नदियाँ आप क्या कहेंगे, उनको पूर्ववर्ती नदियाँ कहते हैं। जैसे समझ लीजिए, एक और मैं छोटा सा आपको बना के दिखा रहा हूँ, शायद आपको अच्छे समझ में आए। कि मान लीजिए कि ये नदी यहाँ से बह रही है ऐसे करके। अब इस एरिया में ज़मीन में कुछ हलचल हो रही है, प्लेटें टकरा रही हैं। तो यहाँ से मान लीजिए एक पहाड़ उठा, थोड़ा थोड़ा, नदी बह रही, नदी ने ये एरिया काट दिया, पहाड़ और उठा, लेकिन इस एरिया कट गया, पहाड़ और उठा, ये एरिया कट गया। तो आप देखेंगे कि कुछ समय के बाद कैसी कंडीशन बन जाएगी कि ये तो नदी आपकी आ रही है और यहाँ पहाड़ है, लेकिन पहाड़ यहाँ तक है और फिर यहाँ ऐसे करके है, और बीच में से आपकी नदी, ये सब पहाड़ है, आपका पूरा पहाड़ है, और नदी ने बीच में से क्या कर लिया है आपका, हो सकता है पीक से, साइड से हट के नदी हो। मान लो ये पूरा पहाड़ हो और नदी यहाँ से एरिया से निकल रही हो, ठीक है ना। तो ये एरिया क्या कहलाएगा, नदी घाटी कहलाएगी, नहीं कहलाएगी, क्योंकि नदी ने अपना स्थान नहीं छोड़ा, वहाँ घाटी बना ली, जबकि पहाड़ भी बनता चला गया। तो ये नदी जो पहले से बह रही थी और जिसने काट काट के अपनी घाटी बना ली, उसे कहते हैं पूर्ववर्ती नदियाँ। और 3 पूर्ववर्ती नदियों के एग्जाम्पल हैं सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सतलज, ठीक है ना। देखिएगा, इसकी प्रमुख चोटियों की बात करते हैं। मेन बात मैंने आपको बताई, वृहद हिमालय हिमालय की प्रमुख श्रेणी है, सबसे ऊंची श्रेणी है। इसके अलावा दुनिया की सबसे ऊंची चोटियाँ यहीं पाई जाती हैं। वृहद हिमालय का ढाल मैंने बताया, उत्तर की ओर अर्थात चीन की ओर ढाल मंद है, और दक्षिण की ओर अर्थात अपने भारत की ओर ढाल तीव्र है। उसकी वजह बताई, इंडियन प्लेट का ऑस्ट्रेलियन प्लेट पे ज़्यादा प्रेशर है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी यहीं पाई जाती है। इसके अलावा वृहद हिमालय
ट्रांस हिमालय से, उधर वाले हिमालय से काय के द्वारा अलग था, इंडो सांगपो सचर जोन के द्वारा, और वृहद हिमालय नीचे ग्रीन वाले लघु हिमालय से अलग है मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा। ठीक है, ये सारी बातें हो गई। कुछ नदियाँ निकलती हैं यहाँ से, मेनली गंगा यमुना उसकी सहायक नदियाँ वृहद हिमालय के मध्य भाग से निकलती हैं। बहुत सारे ग्लेशियर पाए जाते हैं, मैं आगे ग्लेशियर वाले चैप्टर में आपको पढ़ाऊँगा। इसके अलावा आप देखेंगे कुछ पूर्ववर्ती नदियों के बारे में मैंने आपको बताया। अब आप देखिएगा कि प्रमुख चोटियाँ कौन कौन सी हैं इसकी। तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एवरेस्ट। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एवरेस्ट। आप देख रहे हैं नेपाल में है एवरेस्ट। कंचनजंगा भारत में है, मकालू, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, ये सब चारों चोटी जो मैंने हालांकि और भी चोटियाँ हैं, लेकिन जो मेन प्रमुख 4 चोटियाँ ये चारों नेपाल में हैं। तो दुनिया की सबसे ऊँची कौन सी है? एवरेस्ट। ध्यान रखिएगा, एवरेस्ट चोटी का जो नाम है वो हमेशा से एवरेस्ट नहीं था। पहले इसको चोटी नंबर 15 या पीक 15 नाम से जानते थे। यानी कि एवरेस्ट का जो आप नाम एवरेस्ट देखते हैं ये हमेशा से नहीं है, इसे पहले पीक मतलब चोटी, पीक 15 या पीक 15 नाम से जानते थे इसको। तो हुआ ये कि जिस ज़माने में इसका नामकरण एवरेस्ट रखा गया तो ब्रिटिश सर्वेयर था, ब्रिटिश सर्वेयर यानी कि सर्वे करने वाला ब्रिटिश सर्वेयर था, इसका नाम था जॉर्ज एवरेस्ट। उसने ये बताया कि ये चोटी एवरेस्ट है ये सबसे ऊंची है, बाकी और से ऊंची है। और जब ये पता लगा, कंफर्म हुआ कि हाँ जो उसने जो चोटी बताई थी वही सबसे ऊंची है, तो उसकी तब तक डेथ हो चुकी थी और उसके सम्मान में एवरेस्ट का नाम, इस चोटी का नाम एवरेस्ट रखा गया। तो ध्यान रखिएगा, इसका पहला नाम पीक 15 था और बाद में इसका नाम क्या कर दिएगा? एवरेस्ट। किसके नाम पे? ब्रिटिश सरकार का एक सर्वेयर था, सर्वेयर यानी कि जो सर्वे करते हैं, वो जॉर्ज एवरेस्ट उसका नाम था, उसके नाम पे 1856 में इसका नाम रख दिया गया। इसकी अवस्थिति कहाँ है? माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, 8850 मीटर। और ध्यान रखिएगा, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी यानी कि पृथ्वी पर जो प्लेटें हैं वो प्लेटें आपस में टकराती हैं या दूर जाती हैं, ठीक है ना। तो उस प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अकॉर्डिंग हिमालय की ऊंचाई प्रतिवर्ष 2 सेंटीमीटर बढ़ रही है। हिमालय क्या देखते हैं आप? प्रतिवर्ष 2 सेंटीमीटर ऊपर बढ़ जाता है। चर्चा करेंगे इसकी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में। ध्यान रखिएगा, पहले नाम इसका पीक 15 था, जैसा कि मैंने आपको बताया। नेपाल में इसको सागर माथा कहते हैं। ध्यान रखिएगा, सागर माथा कहते हैं। और यह नाम किसने दिया? नेपाल के एक इतिहासविद हैं बाबूराम आचार्य। नेपाल के एक इतिहासविद हैं बाबूराम आचार्य, उन्होंने ये नाम दिया सागरमाथा 1930 में। तो एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा नाम से जाना जाता है और स्थानीय तिब्बती भाषा में चोमोलुंगमा कहा जाता है। चोमोलुंगमा अर्थात पर्वतों की रानी कहा जाता है। तो आपने देखा कि प्रमुख चोटियों में एवरेस्ट किसके नाम पे नाम रखा गया? ब्रिटिश सर्वेयर जॉर्ज एवरेस्ट, 1856 में रखा गया नाम ये। और नेपाल में स्थित है ये चोटी। प्रतिवर्ष 2 सेंटीमीटर की ऊंचाई में वृद्धि होती है। पहले नाम पीक 15 था, नेपाल में सागरमाथा कहते हैं, जो नाम दिया बाबूराम आचार्य नेपाली इतिहासविद ने। और स्थानीय तिब्बती भाषा में इसको चोमोलुंगमा अर्थात पर्वतों की रानी कहते हैं, ठीक है ना। विश्व की सर्वोच्च ऊंची चोटी है कौन सी? एवरेस्ट है। एवरेस्ट फतेह का थोड़ा इतिहास पढ़ लेते हैं कि एवरेस्ट को सबसे पहले किसने फतेह किया। तो आपको पता होगा कि न्यूजीलैंड के सर एडमंड हिलेरी। मैं इस वीडियो के प्रारंभ में आपको कुछ फ़ोटो डाले हैं, वो आप उन्हें देख लिए होंगे, और वीडियो के अंत में भी मैं फ़ोटो डालूंगा कुछ, उन्हें आप देख लीजिएगा। जिन व्यक्तियों के यहाँ नाम आ रहे हैं उन सभी के आप फ़ोटो देख लीजिए, तो आपको थोड़ा सा याद रहेगा और इस तरह से आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा कि हाँ जिनके नाम यहाँ आए हैं उनकी शक्लें भी आपको याद है, कई फ़ोटो देख के आप उन्हें पहचान सकते हैं। तो सबसे पहले एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाले बंदे 2 लोग थे, न्यूजीलैंड के सर एडमंड हिलेरी और उनको गाइड करने वाले नेपाल के तेंजिंग नोर्गे, ठीक है ना। पहली बार ये 29 मई 1953 को पहुंचे, सुबह 11 बज रहे थे। 29 मई 1953 को ये सबसे पहले इन्होंने चोटी फतेह की भारत में। अब बात आती है भारत में सबसे पहले कौन गया? सबसे पहले विश्व स्तर पे कौन गया? सर एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड से और तेंजिंग नोर्गे कहाँ से? नेपाल से। लेकिन अगर पूछता है भारत के किस व्यक्ति ने सबसे पहले एवरेस्ट को फतह किया, तो भारत के अवतार सिंह चीमा 20 मई 1965 को एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचे अवतार सिंह चीमा। इसके बाद देखेंगे जापान की जुंकू तबेई, जापान आप जानते ही हैं, जापान की जुंकू तबेई 1975 में एवरेस्ट फतह करने वाली प्रथम महिला थी। तो दुनिया के पहले व्यक्ति सर एडमंड हिलेरी और नेपाल के तेंजिंग नोर्गे
29 मई 1953 को। भारत के सबसे पहले व्यक्ति क्या नाम था? अवतार सिंह चीमा, 20 मई 1965 को। जापान की जुंकू तबेई अगर पूछता है दुनिया की सबसे पहली महिला कौन सी है, तो पहली महिला जुंकू तबेई कहाँ की? जापान की, जिन्होंने 1975 में एवरेस्ट को फतेह किया। भारत की सबसे पहली महिला, दुनिया की सबसे पहली महिला तो हो गई आपकी जापान की जुंकू तबेई, दुनिया की अगर पूछता है। अगर सबसे पहले व्यक्ति दुनिया की पूछता है तो न्यूजीलैंड के सर एडमंड हिलेरी और नेपाल के तेंजिंग नोर्गे। अगर भारत के सबसे पहले व्यक्ति पूछता है तो अवतार सिंह चीमा। दुनिया की सबसे पहली महिला पूछता है तो जापान की जुंकू तबेई। और अगर भारत की सबसे पहली महिला पूछी जाती है तो बछेंद्री पाल, कहाँ की थी? उत्तराखंड की, ठीक है ना। तो भारत की सबसे पहली महिला जिन्होंने एवरेस्ट की चोटी फतेह की, जिनका नाम था बछेंद्री पाल, इन्होंने 1984 में एवरेस्ट को फतेह किया। भारत की हरियाणा की एक महिला है संतोष यादव। संतोष यादव ने 2 बार को एवरेस्ट को फतेह किया, 1992 1993 में। मई के महीने में, ध्यान रखिएगा, मई के महीने में ज़्यादातर लोग चढ़ते हैं क्योंकि वहाँ पे उस समय मई के महीने में एवरेस्ट पर चढ़ने की दशाएं थोड़ी सी अनुकूल होती हैं, बर्फीले तूफान वगैरह कम आते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, पहाड़ों पर चढ़ने के संबंध में आप एक फ़िल्म देख सकते हैं, बहुत अच्छी फिल्म है और मैंने बहुत समय पहले देखी थी, द वर्टिकल लिमिट। मैं नाम लिख देता हूँ, अच्छी फिल्में आपको कभी कभी देखनी चाहिए। और हिंदी में टाइटल है उसका मृत्यु शिखर। मैंने देखी थी, मेरी फेवरेट मूवी में से एक है वर्टिकल लिमिट, ज़रूर देखिएगा। मैं फिल्में बहुत देखता हूँ और हिंदी में टाइटल है मृत्यु शिखर। आपको आनंद आ जाएगा ये मूवी देख के, पहाड़ों पर कैसे चढ़ते हैं, किस तरह से, बहुत अच्छी स्टोरी है इसमें, अच्छी मूवी है। तो ध्यान रखिएगा, दुनिया के सबसे पहले व्यक्ति आपके सामने हैं। भारत के सबसे पहले व्यक्ति यानी कि पुरुष या टोटल व्यक्तियों में से सबसे पहली महिला जापान की जुंकू तबेई। भारत की सबसे पहली महिला बछेंद्री पाल। भारत की संतोष यादव ने 2 बार बहुत कम समय में यानी कि 92 में और 1 साल बाद 93 में तुरंत किया था। ध्यान रखिएगा, दुनिया में सबसे पहली दिव्यांग महिला, सबसे पहली दिव्यांग महिला जिसने एवरेस्ट फतेह किया, हमारे भारत की उत्तर प्रदेश में जिला पड़ता है अम्बेडकर नगर, वहाँ की अरुणिमा सिन्हा है, जिन्होंने सन 2013 में क्या किया? एवरेस्ट की चोटी फतेह की। और अरुणिमा सिन्हा विश्व की पहली दिव्यांग महिला है, ठीक है ना। तो ये सारे फैक्ट मैं समझता हूँ आपको क्लियर होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अन्य चोटियों की बात करते हैं तो हिमालय की अन्य चोटियाँ, कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में। ये आपके सामने कंचनजंगा है, सिक्किम आपका ये रहा, अंगूठा दिखा रहा है, चीन को मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। इसकी ऊंचाई 8598 मीटर, 8598 मीटर। दूसरी चोटी ऊपर बढ़ेंगे तो मकालू आपको मिल जाएगी, मकालू भी नेपाल में है। कंचनजंगा सिक्किम में थी, भारत में थी, मकालू नेपाल में है, 8481 मीटर की इसकी ऊंचाई है। उसके बाद आप देखेंगे एवरेस्ट आ जाएगा, मकालू के बाद आपका एवरेस्ट आ जाएगा। एवरेस्ट में आपको बता ही चुका हूँ, एवरेस्ट की ऊंचाई 8850 मीटर। कुछ बुक्स में 8848 मीटर देते हैं, लेकिन चूंकि प्रतिवर्ष 2 सेंटीमीटर बढ़ रहा है, मैंने आपको बताया था, तो दोनों ही आंकड़े ठीक है। अगर पेपर में ये आ जाए तो ये आ जाए तो ये, दोनों कभी नहीं आएंगे, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे तो कंचनजंगा भारत में, मकालू, उसके बाद एवरेस्ट, उसके बाद अन्नपूर्णा भी नेपाल में है। तो अन्नपूर्णा आपके सामने है, नेपाल में है, 8078 मीटर इसकी ऊंचाई है। अन्नपूर्णा के बाद धौलागिरी, तो धौलागिरी भी आपके नेपाल में है, 8172 मीटर इसकी ऊंचाई है। उसके बाद नंगा पर्वत बात करें तो पीओके में है, पीओके अर्थात पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, हमारे भारत का वह कश्मीर जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। मुझे आशा है कि बहुत जल्दी वो खाली होगा, जिस तरह से भारत सरकार ने संकेत दिए हैं, और बहुत जल्दी वो हमारे अंदर, हमारे कब्जे में आ जाएगा, ठीक है ना। तो नंगा पर्वत पीओके में आपके सामने, यहाँ ये नंगा पर्वत है, ये वाला, ये जहाँ से होके हिमालय का विस्तार है। ये K2 में कल आपको पढ़ाई चुका हूँ, K2 काराकोरम पर है, ठीक है ना। तो नंगा पर्वत की बात होगी। इसके बाद नंदा देवी उत्तराखंड में है, ये नंदा देवी उत्तराखंड में है, ठीक है ना। नंदा देवी उत्तराखंड में है, 7816, ये 7816 मीटर की ऊंचाई है। नामचा पर्वत तिब्बत में है, 7756 मीटर की ऊंचाई, ये नामचा पर्वत। ध्यान रखिए, ये 4 जो मैंने लिख रखी है ना, ये 4, ये आपकी छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, ये बृहद हिमालय में नहीं है, इनको बाद में बात करेंगे। डाफला, मिरी, अबोर, मिश्मी, जब हम उत्तर पूर्वी हिमालय पढ़ेंगे तब इनकी बात करेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको बृहद हिमालय समझ में आया होगा। हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटियाँ यहीं पाई जाती हैं। इसके अलावा इसका दक्षिणी ढाल यानी कि भारत की ओर का ढाल तीव्र है, और दक्षिण का, उत्तर का ढाल, चीन की तरफ वाला ढाल थोड़ा सा मंद है। उसकी वजह मैंने आपको बताई कि भारतीय प्लेट का थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा है यूरेशियन प्लेट पे। इसके मध्य भाग से कई नदियाँ निकलती हैं, गंगा, यमुना, उसकी सहायक नदियाँ। इसको काटकर बहने वाली कुछ पूर्ववर्ती नदियाँ जिसमें मुख्य हैं सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र, मैंने आपको सब बताया। इसका विस्तार नामचा बरवा से नंगा पर्वत तक, या सिंधु घाटी से लेके आपका देहांग घाटी या देहांग घाट तक है। इसकी
एवरेज ऊंचाई 6000 मीटर के आसपास मैंने आपको बताई। इसकी एवरेज चौड़ाई 25 किलोमीटर के आसपास बताई। नेपाल में सागर माथा कहते हैं। सारे फैक्ट आपको क्लियर होंगे, इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे। और वीडियो की शुरुआत में मैं 1 सेकंड लेट आया था, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसमें से आप नोट्स बनाइएगा। बाकी के जो नोट्स मैं आपको दूंगा उसमें अपने हिसाब से एडिटिंग करिएगा। और बाकी का आपसे रिक्वेस्ट है कि ये परचेज़ कर लें। इसके साथ ही साथ ब्लैंक मैप आते हैं इंडिया के, उसे ले लें। वर्ल्ड के भी मैप खरीद लें A4 साइज़ वाले, क्योंकि मैं वर्ल्ड का भी मैपिंग आपको कराऊंगा। यकीन मानिए, दुनिया का कोई भी कोना, कोई भी नदी, कोई भी समुद्र, कोई भी चोटी, कोई भी ज्वालामुखी ऐसा नहीं होगा जो आप मैप पे आसानी से ढूंढ ना सकें, अगर आप मेरे साथ सीरियसली मेहनत करते हैं तो। क्योंकि अभी मुझे बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाने हैं। कंप्यूटर साइंस की बहुत डिमांड आ रही है, और कंप्यूटर साइंस आप यकीन मानिए हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्किंग तीनों पढ़ाऊँगा। और इकोनॉमिक्स की बहुत डिमांड आ रही है, इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा मैं आपको। आप ध्यान रखिएगा, कोई भी सब्जेक्ट आपका बिल्कुल कमज़ोर नहीं रहने वाला। प्रश्नों की श्रृंखला बहुत जल्दी शुरू करूंगा। बहुत बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, कुछ के कॉल आ रहे हैं। प्रश्नों की श्रृंखला अवश्य शुरू होगी, क्योंकि बिना प्रश्नों के करे थ्योरी का आनंद नहीं है। थोड़ा सा कुछ रिसोर्सेज, कुछ संसाधन मैं जुटा लूँ, कुछ शानदार तरीके से कराऊँगा, हल्के हाथ से नहीं कराऊँगा। धन्यवाद।